एक और करंट अफेयर्स के अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। रोजाना की जो सीरीज है हमारी, हम आपको जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन का हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम जो भी आपको बताएं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यू गेट द इंफॉर्मेशन, यू गेट मोर पावरफुल, आई मीन राइटिंग जो टेक्निक है जिसकी वजह से आपको वो कंटेंट डिलीवर करने की क्षमताएं डेवलप हों। प्रीलिम्स में अगर आप जा रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपको फैक्ट अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी ना हो। और अगर आप इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं तो फिर इंटरव्यू में आपको किस तरीके से अपना माइंडसेट तैयार करना है, किस तरीके से आपको अपने वहाँ पर थॉट प्रोसेस रखनी है, क्या विचार आपके होने चाहिए, क्या एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ये सब जो है हम इसी जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनमें आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। 2-3 मुद्दों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। एक तो जिसमें यूएपीए कानून के तहत जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया है। दूसरा नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब रशिया को एक तरह से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर डेजिग्नेट करने की बारे में प्लान बना रहा है। और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के E20 फ्यूल के बारे में कई सारी जो अवधारणाएं लोगों ने गलत भ्रांतियां जो फैला रखी थी, जो मिसकंसेप्शंस मार्केट में घूम रहे थे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, जहां पर इवन आपने देखा होगा कि एक फ्यूल टैंक के आसपास में चींटियां लगने का भी वीडियो आ रहा था। तो उसके सब की ये जो प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिबंक किया है और कहा है कि E20 पेट्रोल जो है वो एज सेफ एज एनीथिंग। तो आपको समझना चाहिए कि क्या-क्या ये प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं E20 फ्यूल के बारे में। तो आप ये कहें कि E20 जब भी हम जानते हैं, या E10, E5 या E100, ई का मतलब होता है इथेनॉल। यानी पेट्रोल में हम कितना परसेंट इथेनॉल मिला रहे हैं, उससे जो है वो ई का नंबर समझ में आता है। ई स्टैंड्स हियर फॉर इथेनॉल। और 20 का मतलब है कि अगर टोटल पेट्रोलियम 100 लीटर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आउट ऑफ दैट 20% विल बी इथेनॉल। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो क्या है कि इथेनॉल हम यहां पर हमारे फार्मर्स से, या तो जो एडिबल क्रॉप्स हैं उनसे, या नॉन एडिबल क्रॉप्स हैं उनसे, या एडिबल क्रॉप्स के जो रेजिड्यूज बच जाते हैं, जो वेस्टेज बच जाता है, उसको जो है फिर प्रोडक्शन में इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इथेनॉल चूंकि हाई इसका ऑक्टेन नंबर होता है, इसलिए इसकी एनर्जी जो कंटेंट है वह हाई रहता है। इसलिए क्लाइमेट के सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पर, फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स देने के तौर पर, हमारी इकोनॉमी में जो तेल हम बाहर से आयात करते हैं, उस तेल के जो मात्रा है उसको घटाया जाए। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा है उसको मतलब सेव किया जाए, और इसी तरीके से करेंसी को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। कोशिश हमारी ये रहती है इथेनॉल के प्रोडक्शन से। हमारे यहां पर ही नहीं, इथेनॉल चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वहां पर वेरियस क्वांटिटीज जो हैं वो इथेनॉल की पेट्रोल में मिक्स की जाती हैं। भारत में पहले ये 5, फिर 10, फिर हम 20 के बारे में बात कर रहे हैं। सम टाइम वी सीक टू इंक्रीज दिस टू से 100%, जिसकी वजह से जो हम पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, और आपको वैसे भी पता है हमारी डोमेस्टिक जो ऑयल की जरूरतें हैं उसमें करीबन करीबन 80 टू 89% हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम इस बाहर से आयात होने वाले फ्यूल को बचा सकें, और हमारी प्रेसियस जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है उसको भी सेव कर लें। इसी दिशा में आपने देखा होगा रिफाइनरी भी, आज राजस्थान में उद्घाटन जिसका हुआ, करीबन 75,000 करोड़ रुपीस का, देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, यानी जो बॉटम अप से बनी हो। ग्रीनफील्ड का मतलब यह है when a project is started from scratch and that project goes to the completion, उसको कहते हैं हम ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड जो होते हैं, यानी छोटे मोटे परिवर्तन करके पहले जो प्रोजेक्ट चलता आ रहा था उसमें हम थोड़े बहुत प्रोजेक्ट में चेंजेस करके उसको कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो देश की इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है,
और जब हम रिफाइनरीज भी यहां पर बना रहे हैं, मतलब साफ है कि राजस्थान में पैदा होने वाला तेल यानी क्रूड ऑयल उसको यहीं पर रिफाइन किया जाए। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, एक तो उसको बचाया जाए। दूसरा क्या है कि राजस्थान में ही रोजगार और निवेश के अवसर खड़े किए जाएं। करीबन करीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के राजस्व में जो है वो वृद्धि की जाए। सेम काम जब किसी भी स्टेट में रिफाइनरीज या इंडस्ट्री डेवलप होती हैं तो अन्य स्टेट्स में होता है। सो व्हेन ए रिफाइनरी इज बिल्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट और अ नेशन, that also contributes to maximize your output regarding the crude oil या क्रूड ऑयल से निकलने वाले उत्पाद। तो मैं आपको वो समझा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या है, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि बहुत जगह पर ये जो इथेनॉल का फ्यूल यूज हो रहा है ना, वहां पर कई लोग ऐसे हो सकते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हो सकते हैं, दे मे ट्राई टू मिसलीड द पीपल and what is their agenda is to derail the process where excess ethanol produced, which is being used by the oil marketing companies, जो कि फार्मर्स की इनकम को भी इंप्रूव कर रहा हो और क्लाइमेट के लिए भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस खड़ी कर रहा हो। तो इथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेस से होता है, जहां पर चाहे वो शुगर कैन की मोलेसिस हो, शुगर कैन का जूस हो, मेज, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, सरप्लस ग्रेन्स, एग्रीकल्चर के रेजिड्यूज। और इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये कहें कि पेट्रोल में इसको मिक्स करना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के तौर पर, जिसकी वजह से एनर्जी का कंटेंट तो वो ही रहे, लेकिन हम जो है इथेनॉल का प्रोड्यूस उसमें इस्तेमाल कर पाएं। इसकी वजह से पेट्रोलियम का कंजम्पशन कम हो, फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके और इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी को घटाया जा सके। अब ये आपने देखा होगा, इथेनॉल पेट्रोल नहीं है, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना वो थोड़ी कम होती है। यानी जो एनर्जी हमें पर लीटर पेट्रोल से मिलती है वह हमें इथेनॉल से थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। हालांकि इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, जिसका मतलब साफ है कि कंबशन की जो परफॉर्मेंस है वह इंप्रूव हो सकती है अगर हम इंजन को उस तरीके से बनाएं। तो ये पर्टिकुलर फैक्टर इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भारत ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग स्टार्ट करी थी तो उस समय जो ये इंजन्स थे ना, हमारी जो इंजन कंपनीज हैं जो इंजन बनाती हैं ऑटोमेकर्स के लिए, तो उनको ये साफ कहा था कि आप इथेनॉल के प्रोडक्ट्स को टेस्ट कीजिए। उसमें जो है कई प्रकार के वैरायटीज लाई गई और जो भी फ्यूल जिसमें इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा था, अब धीरे धीरे उसको इथेनॉल के लिए भी जो है इस इंजन्स को एडजस्ट किया गया। तो वहां पर जो है दिक्कतें पहले जो एक नॉर्मल पेट्रोल के इंजन को आ सकती थी, अब वो दूर हो गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े सोच समझ करके लैब्स में टेस्ट करके ये काम किया था। आपको ये बता दें, भारत का जो E20 प्रोग्राम है वह इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत चलता है, जहां पर हमारी जो बायोफ्यूल्स की जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, उसने टारगेट किया था कि बाय 2030 वी वुड बी हैविंग 20% of the ethanol blended in the petrol, but we have achieved this target even 5 or 4.5 years earlier। तो आप बताइए, देखिए भारत जिस स्पीड से काम कर रहा है। आपको बता दें, एक समय था 2022-23 में जहां पर 12% हम ब्लेंड कर रहे थे। आज जुलाई 2026 के आसपास हम 20-22% के आसपास जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। अब आपसे मान लो एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्लेरिफिकेशन दिया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कंसर्न्स क्या हैं। तो एक तो कंसर्न्स जो मैंने बताया कि क्या इंजन्स जो कि पुराने हैं उनमें अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो उन इंजन की क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो जाएगी। दूसरा क्या वो कंसर्न है माइलेज का, कि भाई इथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना वो पेट्रोल से कम होती है, तो हो सकता है कि उनकी फ्यूल की एफिशिएंसी में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। दूसरा कंसर्न ये है। अब आपको प्रीलिम्स में मान लो पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाएगा सम फैक्ट्स रिगार्डिंग इथेनॉल आर करेक्ट, विच अमंग देम। तो नंबर 1 पूछ लिया जाएगा कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से ज्यादा होती है, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से ज्यादा होती है,
तो यहां पर आपको दोनों ही ऑप्शंस को गलत करना है। फिर बात आती है कि फीड स्टॉक जो है उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है। भाई इथेनॉल जितनी ज्यादा मात्रा में आप उगाओगे तो आपकी फूड ग्रेन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन इंपैक्टेड हो सकता है। जैसे मान लो हम शुगर केन से कर रहे हैं तो शुगर केन से जो शुगर पैदा हो रही है उस शुगर की मात्रा अगर कमजोर हो गई तो फिर हमें वहां पर भी तो दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एमिशंस के ऊपर भी लोगों ने बात उठाई, कहा कि इथेनॉल के प्रोडक्शन जब भी किया जाता है तो फर्टिलाइजर्स का यूज हम शुगर केन में ज्यादा करते हैं। धरती से जो पानी उसमें उपयोग होता है, कई जगह पर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो 1 लीटर तेल बनाने में करीबन-करीबन 10,000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, ऐसा कहना भी कई लोगों का है। तो कंसर्न ये भी है कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करना या शुगरकेन को प्रोड्यूस करना या इथेनॉल के जो कई सारे रेजिड्यूज है, चाहे वो मेज हो चाहे कुछ और भी, वो एनर्जी इंटेंसिव है और वाटर भी इंटेंसिव है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट के लिए हम सस्टेनेबल तौर पर इसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं है जितना हमें सोचना चाहिए। तो ये कंसर्न्स हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस थ्योरी को कैसे डिबंक किया या क्या कहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करीबन करीबन पैसेंजर्स व्हीकल्स को 40,000 किलोमीटर टेस्ट किया और टू व्हीलर्स को करीबन 20,000 किलोमीटर टेस्ट किया, लेकिन न तो इनकी ड्राइवेबिलिटी पर न इनकी फ्यूल एफिशिएंसी पर किसी भी प्रकार के कोई भी सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट देखे गए। हाँ, ये जरूर देखा गया चूंकि इनकी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है तो माइलेज में जो है वो थोड़ा सा फर्क रहा, लेकिन ये माइलेज भी कंपेंसेट हो गया क्योंकि इथेनॉल की ऑक्टेन जो रेटिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था ना कंबशन पावर देती है पर लीटर, वो हाई होने की वजह से वो लोअर माइलेज कम हो जाता है। दूसरा, जो बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही कि भाई E20 की वजह से जो इंजन्स डैमेज होने की बात है या फिर व्हीकल के कई सारे कंपोनेंट कोरोड होने के बारे में बात है, उसके कोरोजन के बारे में बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ये ही जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ में और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जिसको हम SIAM कहते हैं उसके साथ में स्टडी की और ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इवन ये भी कहा गया है कि व्हीकल्स की ड्राइवेबिलिटी या कॉम्पेटिबिलिटी या इवन प्लास्टिक के जो कंपोनेंट हैं उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुराने जो व्हीकल थे उसमें रबर कंपोनेंट पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। E20 का जो फ्यूल है उसमें किसी भी प्रकार की व्हीकल की इंश्योरेंस या व्हीकल का कोई भी अन्य प्रकार की जो वारंटीज होती हैं वो एडवर्सली इंपैक्टेड नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि 1 लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो 10,000 लीटर वाटर की जो खबर है वह सरासर गलत है। और ये कहा गया है कि भाई डिस्टिलरीज जब शुगर केन का डिस्टिलेशन करती हैं, इथेनॉल में प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें 3 से 5 लीटर ही पानी जो है वो खराब होता है। बाकी प्रोडक्शन में जो यूटिलाइज़ होता है, वह हम उसके बारे में वो नॉर्मल क्रॉप्स का प्रोडक्शन है। तो इथेनॉल में इस प्रकार का वाटर का भी ज़्यादा बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि हम ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी को रिसाइकल भी किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस से लेकर के ब्राजील, कनाडा से लेकर के थाईलैंड, जापान या कई सारे अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत साल से लगातार होती जा रही है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि शुगर का कंटेंट इसमें होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसको जब मतलब कि भाई उसमें चींटियां लग जाएं, क्योंकि इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है। तो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है तो जो भी शुगर की मात्रा या कई प्रकार के डीनेचुरेंट्स होते हैं वह जो है उसमें वो इंसेक्ट आ नहीं सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका जीरो डिस्चार्ज सिस्टम प्रमोट कर रही है और 1.9 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज आज तक हम बचा चुके हैं। फार्मर्स को उनमें करीबन 1.6 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर हो चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस करीबन 930 लाख मैट्रिक टन घटा है और जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट हैं 2014-15 से लेकर के अब तक वो करीबन 310 लाख मैट्रिक टन कम हुए हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बातें कही हैं E20 पेट्रोल के बारे में। मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि व्हेन यू रीड दीज आपको जो है ये पता होना चाहिए, या कई बार हम इसको जब भी बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
हमने पहले आपको जब भी बताया था तो वेरियस जो जनरेशंस हैं यानी 1G, 2G उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमने पहले आपको ज़रूर बताई थी। तो उसको आप हमारा पूर्व का लेक्चर सुनें और समझ लें क्योंकि अगर हमने वापस से उसको समझाया कि कौन से क्रॉप से कौन-सा जनरेशन का इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कौन से कौन-सा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पूर्व का हमारा आप लेक्चर सुन लें। दूसरी बात आती है नेटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना हुआ एक ऐसा फॉर्मल ट्रीटी के द्वारा बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, वह यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर जो हैं वो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर, जिसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर जो है इसको प्रमोट किया गया। नेटो में ये प्रावधान था, आर्टिकल 5 में कहा गया कि व्हेन अ पर्टिकुलर कंट्री व्हिच इज़ पार्ट ऑफ नेटो इज़ अटैक्ड बाय अ थर्ड पार्टी, तो उसमें जो है दूसरा कंट्री अपने ऊपर हुए अटैक के तौर पर इसको ट्रीट करेगा और उसका जवाब जो है वहां पर दिया जाएगा। आपको बता दें, कोई कंट्री अगर दूसरे के साथ में युद्ध लड़ रहा है यानी ऑफेंसिव नेचर के लिए कर रहा है, तो वहां पर वो प्रतिबद्धता नहीं रहती, यानी डिफेंसिव। वी विल डिफेंड द कंट्रीज। अब बात आती है कि नेटो कंट्री कोशिश कर रहे हैं, दो थ्रेट है नेटो को इस समय। एक तो जो है वो रशिया से हमेशा रही है, क्योंकि रशिया भी अपने वेस्टर्न किनारे पर नेटो कंट्रीज का एक्सपेंशन नहीं चाहता। 2022 के फरवरी से चला हुआ यूक्रेन का विवाद अभी भी इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि यूक्रेन एक समय में नेटो का पार्ट बनना चाहता था और रशिया ये कभी नहीं चाहता था कि नेटो कंट्रीज आकर के उसकी बॉर्डर्स पर सिट करें। दूसरा, नेटो कंट्रीज अब इस समय ट्रंप की नीतियों से भी परेशान हैं। वो क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भैया 2% ऑफ द जीडीपी डिफेंस के ऊपर अब नेटो कंट्रीज को खर्च करनी चाहिए और कई केसेस में 5% तक उनको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर ले जाना पड़ेगा जीडीपी का। अबे मतलब क्यों है? कंसर्न इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएस ही जो है वो ज्यादातर अपनी जो सिक्योरिटी गारंटी नेटो कंट्रीज को उसने दे रखी थी, अब अमेरिकन आइसोलेशनिस्ट या अमेरिका फर्स्ट नीति के मतलब जब वो दिख रहा है वातावरण अमेरिका में, तो अब वहां पर ये आवाजें उठ रही हैं कि भाई जिन भी कंट्रीज को हम नेटो के अंदर सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे थे, उसका बिल भी अब इन्हीं कंट्रीज को देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है नेटो कंट्रीज अब प्लान कर रहे हैं कि करीबन करीबन 900 बिलियन पाउंड की डिफेंस एक्सपेंडिचर अब यूरोपियन कंट्रीज खुद करें। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरह से यूरोपियन भी यानी यूरोप का जो कंटिनेंट है उसका रीआर्मामेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो रीआर्मामेंट स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वहां पर यानी यूरोप में वर्ल्ड वॉर के बाद में एक तरह से फिर से आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। और आप वो कहते हैं ना कि भाई सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएस प्रोवाइड कर रहा था, नाउ दैट विल फॉल ऑन द शोल्डर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इटसेल्फ। खैर वो अलग बात है। मैं आपको जो समझा रहा था वो ये कि भाई रशिया, जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद है, अब कई सारे यूरोपियन कंट्रीज अपने थ्रेट के तौर पर के देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर वन से भी लंबा युद्ध अब रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है और जिस हिसाब से रशिया ने और ज्यादा अटैक्स किए हैं यूक्रेन के ऊपर, या यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया के लॉन्ग एरियाज में अब पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उससे युद्ध के हालात और खड़े हो सकते हैं। तो नेटो कंट्रीज को डर यह है कि इवन इफ रशियन वॉर स्टॉप्स इन कमिंग फ्यू इयर्स, रशिया अगेन कैन स्टार्ट इंटिमिडेटिंग कंट्री कॉल्ड पोलैंड और उसके बाद में जो है अन्य कंट्री को इस तरीके से परेशान किया जा सकता है। इसलिए नेटो कंट्रीज अब रशिया को एक लॉन्ग टर्म थ्रेट के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जब लॉन्ग टर्म थ्रेट के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा, तो अब ये लड़ाई जो है वह रशिया और अन्य कंट्रीज के बीच में तो होगी, लेकिन यूएस या फिर कनाडा या फिर जो अन्य कंट्री हैं, वह भी अब यूरोप की फाइट में हो सकता है जंप करने की उनको नौबत आ जाए। एंड इफ दैट हैपेंस, then whatever is happening in this particular region can take the form of a larger war और उसकी वजह से ग्लोबल पीस को भी खतरा पैदा हो सकता है।
तो नेटो कंट्रीज क्या हैं, आर्टिकल 5 क्या है, रशिया और यूक्रेन के वॉर के इमीडिएट कारण क्या थे, उसके प्रोलॉन्ग्ड कारण क्या थे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये थोड़ा-सा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात आती है भारत का यूएपीए का कानून। यूएपीए के कानून के तहत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 13 जो टेररिस्ट हैं, उनको हमने ये जो भारत का कानून है यूएपीए, इसके तहत हमने करीबन-करीबन 23 इंडिविजुअल्स को, आपको बता दें जब यूएपीए के कानून में हमने परिवर्तन किया था, तो उस समय 2019 में जो लॉ अमेंड हुआ था, इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का काम इस कानून के अमेंडमेंट ने किया था। पहले टेररिस्ट अगर डेजिग्नेट करना होता था, तो पहले केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशंस को ही डेजिग्नेट किया जाता था, लेकिन 2019 में इस लॉ को और ज्यादा कठोर बनाया गया एंड नाउ द इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट्स। जब ये टेररिस्ट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो इसके नंबर अब 80 तक पहुंच गया है। अब गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को क्यों टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है, उसका एक फायदा ये है कि होल ऑर्गेनाइजेशन उससे, अगर मान लो कोई भी टेररिस्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं हो, तो फिर उसमें जो है वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता था, और उसका एसोसिएशन नहीं होने की वजह से हम यूएपीए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होती थी पहले, या तो वो जो आईपीसी का जो सेक्शंस थे उसके तहत, या फिर कई बार उसको जो है कोर्ट के प्रोसीजर्स इत्यादि में काफी डिफिकल्टीज फील होती थी। दूसरा क्या होता है कि व्हेन यू डिक्लेयर अ टेररिस्ट एज एन इंडिविजुअल आल्सो, देन उनकी कोई भी एसेट्स हैं, उनका कोई भी ओनरशिप है किसी भी स्ट्रक्चर की भारत में, कोई भी अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, किसी से उनका एसोसिएशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है बिकॉज़ द लॉ परमिट्स यू टू डू दैट। अर्लियर इट वाज़ नॉट पॉसिबल। तो इनकी चाहे वो एसेट्स को डिग्रेड करना हो, चाहे वो मतलब इनका जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनको ब्लॉक करना हो, यह अब किया जा सकता है इंडिविजुअल डेजिग्नेशन के बाद में। हालाँकि कई सारे जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में कई आवाज़ उठाई थी, कोर्ट में भी इसको ले जाने के बारे में बातें थी। बट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ पैरामाउंट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत में जो है इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेट किए गए हैं, इनको वायलेंस फैलाने, टेररिस्ट अटैक करने, यूथ्स को रिक्रूट और रेडिकलाइज करने, आर्म्स की ट्रैफिकिंग में, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने में, फंड्स रेज करने में, और टेररिस्ट जो नेटवर्क्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 23 इंडिविजुअल्स अब डेजिग्नेटेड किए गए हैं। कई सारे ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जिन्होंने वाघा बॉर्डर से या तो क्रॉस किया है, और भारत में इस समय रेडिकलाइजेशन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से अपना वो कार्य कर रहे हैं, स्लीपर सेल के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और भारत की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाने का काम ये लोग करते थे। तो यूएपीए के कानून के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा समझाया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आप हमें लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कौन से और टॉपिक के बारे में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, या आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।